दुनिया भर में स्नोफॉल को खूबसूरती का इस्तारा समझा जाता है। जब ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है तो मंजर इंतहाई दिलकश हो जाता है। यही दिलकश और दिलफरेब मनाजिर मुख्तलिफ़ इलाकों से लोगों को पहाड़ी इलाकों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लोग स्नोफॉल को देखने के लिए पहाड़ी इलाकों का सफ़र करते हैं। लोग यहाँ पर आकर बर्फ़बारी के मनाजिर को अपने अपने अंदाज में इंजॉय करते हैं। कुछ लोग इन हसीन लम्हात की वीडियोस और फ़ोटो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ये हसीन और खूबसूरत मनाजिर सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाकों में बैठे हुए लोगों तक पहुँचते हैं और उनको तरगीब दिलाते हैं कि वो भी इन इलाकों का सफ़र करें और बर्फ़बारी को जाकर इंजॉय करें। अपने घरों में बैठे हुए लोग जब इन खूबसूरत मनाजिर को सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सफ़र की सहूलतों और मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये मुश्किलात इंसान की बर्दाश्त की हदों को अबूर करती हैं तो ये मुसीबतों का रुखदार लेती हैं और अनफॉर्चुनेटली वाक़यात सानिहात में बदल जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हबीब है और आप अक्सर मुझे देखते हैं कि मैं यूरोप के मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट से आपके लिए ट्रैवल वीडियोस और वीलॉग बना रहा होता हूँ। आज मैं इटली के शहर नेपल्स में अपने घर में मौजूद हूँ और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा पिछले दिनों में होने वाले अंदोनाक वाक़े को, जो कि पाकिस्तान के शहर मरी में रोनमा हुआ। इस अंदोनाक वाक़े में तकरीबन 2 दर्जन के करीब कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन से इक़दाम हैं जिनको करके हम फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। मैं इस वीडियो में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की एग्जाम्पल लेकर चलूँगा, ख़ास तौर पर इटली और स्विट्ज़रलैंड की, कि यहाँ के लोग किस तरह से न सिर्फ अपने आप को हादसात से महफूज रखते हैं बल्कि बर्फ़बारी को इंजॉय भी करते हैं। अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो इसके 26 स्टेट्स या कैंटोन्स हैं। उनमें से एक कैंटोन ऑफ बर्न है जिसमें स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल सिटी बर्न मौजूद है। बर्न शहर के गिरदोरमाह में मौजूद अल्पाइन माउंटेन रेंज के खूबसूरत हिस्से को बर्नीज़ ओबरलैंड कहा जाता है। अगर हम बर्नीज़ ओबरलैंड की बात करें तो यहाँ कई खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ी चोटियाँ मौजूद हैं। अगर हम बर्न शहर से बर्नीज़ ओबरलैंड की तरफ जाएँ तो 1 घंटे की मुसाफत पर इंटरलाकेन का खूबसूरत शहर आता है। ये वो शहर है यहाँ पर बहुत सारी इंडियन मूवीज़ की शूटिंग की गई है। ये शहर ट्रेन और रोड दोनों तरीके से, दोनों ज़राए से बर्न सिटी के साथ कनेक्टेड है। अगर हम इंटरलाकेन से चलें तो रास्ते में 2 रूट आते हैं। एक रूट लाटरब्रुनन के खूबसूरत वैली की तरफ जाता है और दूसरा ग्रिंडलवाल्ड के टाउन की तरफ जाता है। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं लाटरब्रुनन वैली का। लाटरब्रुनन की जो खूबसूरत वैली है ये एक्सेसिबल है रोड के ज़रिए भी और ट्रेन के ज़रिए भी। लाटरब्रुनन से बुलंदी की तरफ जाएं तो एक खूबसूरत अल्पाइन विलेज आता है जिसका नाम म्यूरन है, जिसकी एलिवेशन 5450 फीट है। यहाँ तक जाने के लिए एक केबल कार ली जाती है जो कि लाटरब्रुनन से गुलशाप तक जाती है और फिर गुलशाप से म्यूरन ट्रेन ली जाती है जो कि नैरो गाज ट्रेन है, जो कि पहाड़ की चोटियों पर बल खाती हुई जाती है। म्यूरन विलेज से शिलथॉर्न टॉप तक अगर जाना है तो एक केबल कार लेनी पड़ती है। उस केबल कार के ज़रिए शिलथॉर्न टॉप तक पहुंचा जा सकता है जिसकी एलिवेशन 9744 फीट है। शिलथॉर्न टॉप पर एक मशहूर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है जिसका नाम पिज़ ग्लोरिया है और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जेम्स बॉन्ड 007 सीरीज़ की मूवीज़ की शूटिंग की गई है। उसी मुनासबत से यहाँ जेम्स बॉन्ड के कुछ एग्जिबिट्स भी रखे गए हैं और आसपास के नज़ारों को देखने के लिए एक व्यूइंग डेक भी है। अगर हम दूसरे रूट की बात करें, इंटरलाकेन से अब हम जाते हैं, ग्रिंडलवाल्ड वाला रूट है जो कि ट्रेन के ज़रिए कनेक्टेड है। अगर हम ग्रिंडलवाल्ड से ऊपर की तरफ जाएँ तो यहाँ इस इलाके की सबसे ऊँची चोटी यूफ्रो मौजूद है जिसकी बुलंदी 11,361 फीट है। यहाँ तक जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ ख़ास किस्म की एक ट्रेन इस्तेमाल की जाती है जिसे कॉग व्हील ट्रेन कहा जाता है। अमूमन ट्रेन की 2 पटड़ियाँ होती हैं, लेकिन कॉग व्हील ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें 3 पटड़ियाँ होती हैं, 2 नॉर्मल और तीसरी एक 60 टाइप पटड़ी होती है जो कि दरमियान में होती है। वहाँ पे जो ट्रेन के नीचे एक कॉग व्हील मूव करता है। और कॉग व्हील की खासियत ये है कि ये ट्रेन को स्टीप लोकेशंस पर, ख़ास तौर पे जब बर्फ़बारी हो रही होती है और स्लिपरी सरफेस होती है, उस सूरत में ट्रेन को स्लिप होने से बचाता है। तो इस कॉगव्हील ट्रेन के ज़रिए यूफ्रोजो के स्टेशन तक जाया जाता है। यूफ्रोजो के स्टेशन से जो इस इलाके की 3 खूबसूरत तरीन पहाड़ियाँ हैं जिनमें उगर है, मूंक है और यूफ्रो है,
तीनों को देखा जा सकता है, तीनों का नज़ारा किया जा सकता है। यहाँ का बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। इसे कहते हैं कि यूरोपियन अल्पाइन रीजन का सबसे खूबसूरत नज़ारे इसी जगह पर देखने को मिलते हैं। अब ये सारी बात करने का मकसद ये था कि जितने भी मैंने इलाकों का ज़िक्र किया है, यहाँ पे हैवी किस्म की स्नोफॉल होती है। इस हैवी किस्म की स्नोफॉल के बावजूद ये सारे इलाके थ्रू आउट द ईयर लोगों के लिए एक्सेसिबल होते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है कि ये जो बर्फ़बारी का सीज़न है, जिसको लोग मुसीबत समझते हैं या कुछ इलाकों में ये मुसीबत बन जाता है, इन लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। और इन्हीं सहूलियात की वजह से, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दुनिया भर के सियाह इस इलाके का रुख करते हैं, यहाँ आके स्कीइंग करते हैं और बाकी तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और इंजॉय करते हैं। अगर हम इन इलाकों का मरी के साथ कंपैरिजन करें तो मरी का जो एलिवेशन है वो 5450 फीट है, जबकि ये जो जिन टॉप्स का मैंने जिक्र किया है, जो कि थ्रू आउट द ईयर एक्सेसिबल रहती हैं ट्रेन के ज़रिए, केबल कार के ज़रिए, इनकी जो बुलंदी है वो मरी से आलमोस्ट डबल है। कि स्विट्ज़रलैंड का जो ट्रेन का नेटवर्क है वो बहुत ही वसी है। आप ऐसे समझ लें कि कोई ऐसी चोटी या कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ तक ट्रेन के ज़रिए एक्सेस ना दी गई हो। 3 तरह की यहाँ पे ट्रेन इस्तेमाल होती हैं। एक स्टैंडर्ड ट्रेन है जो देखो दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, और दूसरी पहाड़ी चोटियों पर पहाड़ी इलाकों में चलाने के लिए ख़ास ट्रेन है जिसको नैरो गाज ट्रेन कहते हैं। जो नैरो गाज की ट्रेन है ये ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई है पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी चोटियों में या बुलंदियों पर मूव करने के लिए। और तीसरी तरह की ख़ास ट्रेन है जिसको कागविल ट्रेन कहते हैं। ये स्टीप टेरेन के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके ज़रिए पहाड़ की चोटियों तक एक्सेस दी गई है। स्विट्ज़रलैंड में एक और तरह की ट्रेन भी चलती है जिसे सीनिक ट्रेन कहते हैं। सीनिक ट्रेन है तो आम तरह की स्टैंडर्ड ट्रेन है, लेकिन इसका डिज़ाइन है, इसकी विंडोज़ को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पर मौजूद लोग ट्रेन के अंदर बैठ के आसपास के मौसम को, बर्फ़बारी को एंजॉय कर सकें। अगर हम इन ट्रेन्स की बात करें तो इनमें से एक मशहूर ग्लेशियर एक्सप्रेस है। ग्लेशियर एक्सप्रेस दुनिया की स्लोएस्ट फास्ट ट्रेन है। 26 माइल पर आवर की स्पीड से 300 किलोमीटर का फासला 8 घंटों में कवर करती है। इसको जानबूझकर स्लो चलाया जाता है ताकि लोग ट्रेन में एक ख़ास किस्म के कंट्रोल इन्वायरमेंट में बैठ के आसपास के स्नोफॉल को, ग्लेशियर्स को, सीनरी को एंजॉय कर सकें। एक और मशहूर सीनिक ट्रेन का नाम बनीना एक्सप्रेस है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के शहर चूस से चलती है और इटली के शहर तिरानो तक आती है। बनीना एक्सप्रेस भी थ्रू आउट द ईयर ऑपरेशन रहती है। इसी तरह से ऑस्ट्रिया के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और नॉर्दर्न इटली के डोलोमाइट्स का जो पहाड़ी सिलसिला है ये तिरोल रीजन का हिस्सा है। और ऑस्ट्रिया में तिरोल रीजन के एक शहर इंसब्रुक से इटली के तिरोल रीजन तक भी एक ट्रेन, खूबसूरत ट्रेन चलती है जो कि थ्रू आउट द ईयर एक्सेसिबल रहती है। अगर हम इस्लामाबाद और मरी को रेलवे नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक ट्रेन चला दें, तो बहुत सारी मसाइल्स को हल किया जा सकता है। दुनिया भर के ममालिक में बर्फ़बारी में और हार्श किस्म की वेदर कंडीशंस में रेलवे ट्रैक को या रेलवे के नेटवर्क को ऑपरेशनल रखा जाता है। रेलवे में एक तो डेडिकेटेड रूट होता है और यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होती। दूसरा, इस ट्रैक को, रेलवे के ट्रैक को स्नो प्लोज के ज़रिए और डिफरेंट तरह के टूल्स के ज़रिए बर्फ़बारी में भी ऑपरेशनल रखा जा सकता है। मैंने मुख्तलिफ शहरों में यहाँ पे देखा है कि मेट्रो स्टेशंस के बाहर पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं। अगर इस्लामाबाद या उसके गिरदोनवाह में ट्रेन के स्टेशन के साथ पार्किंग स्लॉट्स भी अवेलेबल कर दी जाएँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग भी आएँ, पहले यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी को पार्क करें, आगे इलेक्ट्रिक ट्रेन को इस्तेमाल करते हुए मरी जाएँ, वहाँ पे मरी जाके मरी का विज़िट करें, एंजॉय करें और ट्रेन के ज़रिए ही वापस आएँ। तो इस तरह के इंतज़ामात के ज़रिए मरी को ओवर क्राउड होने से बचाया जा सकता है। कहते हैं कि मरी में 3 से 4 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ पिछले दिनों मरी में एंटर हो गई, जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर अकर हुआ। तो अगर हम गाड़ियों को इस्लामाबाद तक ही महदूद कर दें, मरी में जाने ही ना दें और आगे लोग ट्रेन पे सफ़र करें, तो बड़ी हद तक हम इस तरह के डिज़ास्टर्स से फ्यूचर में बच सकते हैं। पिछले दिनों में खबर पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि वो मरी को रेल नेटवर्क के थ्रू इस्लामाबाद के साथ कनेक्ट कर देगी। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है, गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर देती है, जो कि मुश्किल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट मिलकर बड़ी आसानी से इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम फ्यूचर में इस तरह के डिज़ास्टर से अपने आप को बचा सकते हैं। ये तो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अगला जो मेरा पॉइंट है वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। अगर हम दुनिया भर की बात करें, यूरोप की बात करें,
यहाँ पे जाएं तो हर सिटी में, हर टूरिस्ट स्पॉट पे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कायम होते हैं जो कि टूरिस्ट को बर वक्त मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर मैं मरी की बात करूं तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो यहाँ पे टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब, जिसे TDCP भी कहते हैं, वहाँ का एक टूरिज़्म इंफॉर्मेशन सेंटर मौजूद था। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया तो उसकी कोई ख़ास प्रेजेंस मौजूद नहीं थी, कोई ख़ास एक्टिविटीज़ मौजूद नहीं थी। यहाँ अगर मैं बात करूँ यूरोप में, तो यहाँ का जो टूरिज़्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं वो टेलीफोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और बर वक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट के वो इदारे जो टूरिज़्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे पंजाब गवर्नमेंट की सतह पर TDCP है, या फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसे PTDC भी कहते हैं, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करें जो कि टूरिस्ट को बर वक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो कि टेलीफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए बर वक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें टूरिस्ट को। वेदर फोरकास्ट जारी करें, वेदर वार्निंग इशू करें, लोगों के क्यूरीज़ का जवाब दें, सवालों का जवाब दें, लोगों को एजुकेट करें। तो हम बड़ी हद तक लोगों को इस तरह की इन्वायरमेंट में, इस तरह की सिचुएशंस में, डिज़ास्टर सिचुएशंस में लोगों को गाइड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को वहाँ से दूर रख सकते हैं, लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले जो इंसिडेंट हमारा अकर हुआ है मरी में, उसमें इस चीज़ का फुकदान पाया गया, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद थी। अगर हम फ्यूचर में इस तरह की एक्टिविटीज़ से बचना चाहते हैं, इस तरह के डिज़ास्टर से बचना चाहते हैं, तो हमें एक एक्टिव टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स कायम करने होंगे। जो अगला पॉइंट है जिसने इस इंसिडेंट में जो खुल के लोगों के सामने आ गया, वो पुअर गवर्नेंस था, गवर्नेंस का फुकदान था। अगर हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की या गवर्नेंस की, तो यहाँ सोशल मीडिया के ज़रिए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए ऐसी ऐसी खबरें यहाँ तक पहुँची कि होटल के पर नाइट जो रूम रेंट है वो 50,000 से 70,000 तक लोगों ने दिया। एक अंडे की कीमत 300 से लेके 500 तक दी। धक्का लगाने के लिए 3,000 से लेके 5,000 तक लोगों ने वसूल किए, और इस तरह से खाने पीने की तमाम आइटम्स की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई। तो हम अगर यूरोप में इसकी बात करें तो इस चीज़ का कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि इस तरह की यहाँ पे लुट मचाई जाएगी, या इस तरह से लोगों का इस्तेहसाल किया जाएगा या लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पर। ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, ये गवर्नेंस का फुकदान है। इसको बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है। गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। यहाँ पे जितने भी होटल की बुकिंग है वो ऑनलाइन होनी चाहिए। दुनिया भर में होटल की बुकिंग ऑनलाइन होती है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे booking.com है, hostels.com है, Airbnb है। ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, इनके ज़रिए ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी होटल्स हैं उनकी जितनी भी बुकिंग है वो एक ऑनलाइन एक पोर्टल के ज़रिए की जाए, और उस पोर्टल को कनेक्ट किया जाए डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों के साथ, ताकि गवर्नमेंट के इदारों की ऑफिशियल्स की उस तक एक्सेस हो और वो उस पर नज़र रख सकें कि कौन सा होटल कितने चार्ज कर रहा है पर नाइट के हिसाब से। जो ये मसला है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट पे खाने के बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए गए, बहुत ज़्यादा महंगी खाने पीने की चीज़ें, अशिया ख़ुरोनोश बेची गई, तो उसको मैनेज करने के लिए पहले से ही पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसका नाम रेस्टोरेंट इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसके ज़रिए तमाम रेस्टोरेंट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए था। इसके दो फ़ायदे होते, एक तो ओवर चार्ज नहीं कर सकते थे रेस्टोरेंट, और दूसरा टैक्स वसूल किया जा सकता था गवर्नमेंट्स ने। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम पहले से मौजूद है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होता तो लोगों को महंगे दामों चीज़ें खरीदनी ना पड़ती, और लोग इन चीज़ों के फुकदान की वजह से, किराए के ना होने की वजह से आउटडोर या कार में सोने पर मजबूर ना होते और इन डिज़ास्टर से बच जाते। यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए कि एक ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसके ज़रिए, जिस पोर्टल के ज़रिए सारी चीज़ें कनेक्टेड हों और वहाँ से गवर्नमेंट आसानी से मॉनिटर कर सके। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंजेशन है, कि जो कैपेसिटी से ज़्यादा टूरिस्ट या कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ मरी शहर में एंटर हो गई। कहा जाता है कि मरी शहर में 3,000 से 4,000 गाड़ियाँ की पार्किंग की जगह है, लेकिन गुज़श्ता दिनों जो ख़बरें चल रही थी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उसके मुताबिक तकरीबन 1 लाख गाड़ियाँ शहर में एंटर हो गई। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा लोग हमारे शहर में एंटर हो गए। इस चीज़ को भी फ्यूचर में कंट्रोल किया जा सकता है। अगेन यहाँ पर फिर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें हेल्प आउट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट
جو میں نے پہلے جس کا ذکر کیا، ایک ای پورٹل بنائے، اس کے ذریعے تمام ہوٹل کی بکنگ ہو، اس میں انوائس ریسٹورنٹ کی انوائس کو مانیٹر کیا جاتا ہو۔ بلکہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ بھی مری آنا چاہیں وہ پہلے سے ایک پورٹل پہ بکنگ ہو، وہاں پہ سلاٹ یا ڈے کے حساب سے بکنگ کریں، اور جب ان کی اگر سلاٹ ان کو مل جائے، بک ہو جائے، تو ان کو ایک کیو آر کوڈ ایشو ہو جائے، اور شہر کی انٹری پوائنٹس پہ یا جہاں سے بھی لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں پہ کھڑا ہوا بندہ آرام سے وہ کیو آر کوڈ سکین کر سکتا ہے ایک موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے، اور وہ انفارمیشن لے سکتا ہے کہ کیا اس بندے نے جو مری جا رہا ہے اس نے یہاں پہ بکنگ کروائی ہوئی ہے، ہوٹل کی بکنگ اس کے پاس موجود ہے، اس نے شہر میں انٹر ہونے کے لیے سلاٹ ریزرو کروائی ہے۔ اگر اس کے پاس ہوٹل کی بکنگ ہے اور اس نے سلاٹ ریزرو کروائی ہوئی ہے تو وہ آسانی سے کیو آر کوڈ کے لیے اسکین کیا جا سکتا ہے اور اس کو جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر میں یہاں اٹلی کی بات کروں تو آج کل یہاں پہ رولز ہیں کہ اگر کسی کے پاس کووڈ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ نہ یونیورسٹی جا سکتا ہے، نہ سرکاری آفس جا سکتا ہے، نہ بڑی ریلوے میں لانگ ڈسٹینس سفر کر سکتا ہے، اور نہ ریسٹورنٹس میں جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جب بھی میں کسی جگہ پہ یونیورسٹی جاتا ہوں تو وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، وہ کیو آر کوڈ سکین کرتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے یا نہیں کروائی ہوئی ہے۔ تو یہ اتنا آسان ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شہر کو اوور کراؤڈڈ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال سے۔ اور یہاں پہ گورننس کا ایک اور ویکنیس سامنے آ جاتی ہے، اور لوگوں کی بددیانتی کی بھی ایک مثال سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے دوست سے بات کی، میں نے کہا دنیا بھر میں لوگ جتنے بھی پلان کرتے ہیں وہ پہلے ہوٹل کی بکنگ کروا کے جاتے ہیں، booking.com یوز کرتے ہیں، hostels.com یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ ویب سائٹس یوز کرتے ہیں، تو آپ لوگ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا میں یہ چیز کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آن لائن بکنگ ہو، ہم پہلے وہاں جاتے ہیں، ہوٹل کا کمرہ دیکھتے ہیں، اس کے مطابق ریٹ طے کرتے ہیں۔ اگر ہم آن لائن بکنگ کریں تو کمٹ کچھ کیا جاتا ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، تصویریں کس طرح کی ہوتی ہیں، اور اگر وہاں جائیں تو وہاں لو سب اسٹینڈرڈ قسم کے روم جو سونے کے قابل بھی نہیں ہوتے وہ الاٹ کیے جاتے ہیں، یا وہ وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یورپ کی بات کریں تو یہاں جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں وہ آن لائن ان کی بکنگ ہے، ان کی ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ وہاں پہ جائیں، جو وہ آن لائن فوٹو یا ویڈیوز میں دکھاتے ہیں وہی حقیقت میں چیز موجود ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ 19-20 کا بھی فرق ہو تو جتنے بھی یہاں پہ جو ٹورسٹ ہیں یا جو کسٹمرز ہیں وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، اور اس کا نیگیٹو فیڈ بیک پرووائڈ کرتے ہیں، نیگیٹو ریویو کرتے ہیں۔ کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ کے نیگیٹو ریویوز آتے ہیں تو لوگ اس کی طرف آئندہ نہ اسے بک کرتے ہیں اور نہ اس ریسٹورنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو اس کی رینکنگ جو ہے آن لائن وہ گر جاتی ہے، اس کا بزنس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی گورننس کے ذریعے، گورنمنٹ کی ریٹ کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہیے کہ جو ہوٹل جو کمٹ کریں وہ پرووائڈ بھی کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ہوٹلز تو آن لائن کی فیسلٹی ہی نہیں دیتے، وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے، لوگوں کا استحصال کیا جائے، لوگوں سے زیادہ پیسے وصول کیے جائیں، اور اس لیے وہ آن لائن بکنگ کی سہولت پرووائڈ نہیں کرتے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان ہوٹلز کو بھی مجبور کرے کہ وہ پورٹل کے تھرو ہی ساری بکنگ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا یا ریسکیو آپریشن کا۔ اگر ہم دنیا بھر میں بات کریں تو جتنے بھی ادارے ہیں یہاں پہ، جو لوکل گورنمنٹس ہیں یا جو ذمہ دار ادارے ہیں، وہ پرو ایکٹیو اپروچ رکھتے ہیں، وہ پہلے سے پلان کرتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو ریسورسز کہاں پہ موجود ہوں گے، ان کو کس طرح سے موبلائز کیا جائے گا، کس طرح سے ڈپلوائے کیا جائے گا، کس طرح سے ریسکیو آپریشن ہوگا۔ اگر ہم اس مری انسیڈنٹ کی بات کریں تو انفارچونیٹلی لوکل گورنمنٹ نے کوئی پہلے سے پلان نہیں کیا ہوا تھا، ایسا نہیں لگتا کہ پہلے سے پلاننگ تھی۔ خبروں کے مطابق جو بھی مشینری تھی جس سے روڈ کو صاف کیا جا سکتا تھا، جس کے برف کو کلیئر کیا جا سکتا تھا، وہ ایک ہی پوائنٹ پر موجود تھی۔ ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ مشینری موو کرتی اور آ کے برف ہٹاتی اور گاڑیاں وہاں سے موو کر سکتی تھیں۔ فیوچر میں اگر ہم ایسے انسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک سینٹرلائزڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنانا ہوگا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تو سینٹرلائزڈ ہو، لیکن جو ریسورسز ہوں ان کو ڈفرینٹ جگہ پہ ڈپلوائے کیا جائے۔ فار ایگزامپل یہ جو روٹ تھا جہاں پہ مسئلہ پیش آیا تو وہاں پہ ڈفرینٹ جگہ پر 3-4 سینٹر ہوتے جہاں پہ مشینری اویلیبل ہوتی، جہاں پہ خوراک اویلیبل ہوتی، یہاں پہ فرسٹ ایڈ اور میڈیسن اویلیبل ہوتی۔ ریسکیو آپریشن کو بڑی جلدی پرفارم کیا جا سکتا تھا، راستے صاف کیے جا سکتے تھے، لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، ان کو خوراک مہیا کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس سچویشنز میں جہاں پہ سارے ریسورسز ایک جگہ پہ بند کر دیے گئے اور وہ موو نہیں کر سکے، موبلائز نہیں کیا جا سکتا ریسورسز کو، لوگوں کو ریسکیو آپریشن نہیں مل سکا، اور اس کے نتیجے میں ڈیزاسٹر ہوا اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ ہماری جو اپروچ دیکھنے میں آئی ہے کہ ہماری
रिएक्टिव अप्रोच होती है। हम पहले से प्लान नहीं करते, जब कोई वाक़या हो जाता है उसके बाद हम आर्मी को बुलाते हैं, रेंजर्स को बुलाते हैं, एनडीएमए को बुलाते हैं और जो फ़िलाई तंजीमें हैं वो भी मुतहरक हो जाती हैं और हम लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त तक बहुत टाइम गुजर चुका होता है, बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है, कीमती जानों का ज़िया हो चुका होता है और उस वक्त हम अगर ये पहले से प्लान कर लें, प्रोएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल कर लें, तो हम इस तरह के डिज़ास्टर से फ्यूचर में अपने आप को बचा सकते हैं। जो मरी इंसिडेंट से हमें एक और अपनी खामी जो हमें पता चली वो अकाउंटेबिलिटी की थी कि जितने भी इदारे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदार थे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए या पहले से इन इक़दामात के लिए जिनके ज़रिए लोगों को बचाया जा सकता था, लोगों को मदद पहुँचाई जा सकती थी, लोगों को हेल्प आउट किया जा सकता था, उन्होंने अपना काम प्रॉपरली नहीं किया। अगर हर इंसिडेंट के बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, एक रिपोर्ट तैयार की जाए और ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दी जाए तो आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा कि वो गफलत का इर्तिकाब करे और लोगों की जानों को ख़तरे में डाले। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है। अगर हम फ्यूचर में अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर करें और इंश्योर करें कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो गफलत के मुर्तकिब हुए उनको सज़ा मिले, तो हम फ्यूचर में तमाम तर इस तरह के आफात से अपने आप को बचा सकते हैं। ये तो थी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जो वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, जिनके अपने होटल्स हैं, जिनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं। सबसे पहले ये है कि उनको खुदा खौफी करनी चाहिए और लोगों को इस्तेसाल नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छी एग्जांपल्स भी सामने आई हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों ने मरी इंसिडेंट में लोगों का इस्तेसाल किया, उनसे ज़्यादा पैसे वसूल किए, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाया। और इस तरह का अगर ये लोग अपना रवैया रखेंगे तो जैसा कि माजी में बाइकाट मरी की मुहिम चली थी और उसकी वजह से होटल ऑनर्स या रेस्टोरेंट ऑनर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। फ्यूचर में भी ऐसी मुहिम चल सकती हैं, ऐसी कैंपेन चल सकती है और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ उनको नुकसान देगी। उनको चाहिए कि खुदा खौफी करें और लोगों का इस्तेसाल ना करें। एक अहम पॉइंट ये है कि जो लोग होटल को मैनेज करते हैं, जो मैनेजर्स हैं या स्टाफ है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज़ करवाने चाहिए ताकि वो टूरिस्ट को अच्छे तरीके से पोलाइट वे में डील कर सकें। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट की बात हो गई कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, बिजनेसेस को या मकान होटल ऑनर्स को क्या करना चाहिए था। अब आवाम की, ये पब्लिक की बात हो रही है कि आम टूरिस्ट को या पब्लिक को क्या करना चाहिए। अगर हम यहाँ की बात करें यूरोप की, तो सबसे पहले अगर किसी ने जाना होता है तो अपनी छुट्टियां प्लान करता है 6 महीने पहले, 3 महीने पहले लोग होटल बुक करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अपनी ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं, ट्रेन का, जहाज़ का टिकट परचेज़ करते हैं और अपना प्रॉपर बजट प्लान करते हैं। जब वो सफ़र पर निकलते हैं तो प्रॉपर शूज़ और क्लॉथिंग का इंतज़ाम करते हैं और बाकी इक्विपमेंट भी साथ लेकर जा रहे होते हैं। इस इंसिडेंट को देखा जाए तो हम इस तरह की प्लानिंग के आदी नहीं हैं, हम पहले से बुकिंग नहीं करते। हमने देखा कि फैमिलीज़ कारों में बर्फ़ में फंसी हुई थी लेकिन उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, मुनासिब जैकेट्स नहीं थी, मुनासिब कंबल नहीं थे, उनके पास खाने पीने की अशिया नहीं थी। तो ऐसा अगर होता, अशिया होती खाने पीने की, उनके पास कंबल होते, तो वो सर्दी से बच सकते थे। हाइपोथर्मिया जो होता है, यानी सर्दी से ठिठुर कर मरने से बचाया जा सकता था। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर लोगों की सतह पर देखी गई, लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई थी, लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि सर्दी से बचने के लिए कारों के शीशे बंद किए गए और उसमें हीटर चलाया गया। बर्फ़बारी की वजह से साइलेंसर्स कवर हो गए और जो गैस का अखराज था कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो नहीं हो सका और गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो गई जो कि बेबू बेरंग किस्म की गैस है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। उसकी वजह से भी लोगों की डेथ्स हुई और लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। अगर हम तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें तो हम स्नोफॉल और इस तरह की दूसरी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। तब हमारा कोई वाक़या साने में कन्वर्ट नहीं होगा और हम हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस तरह के हादसात से बचाए रखे और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।